तो गाइस, अब तक हमने देखा कि सभी सेराफिम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और सातों वेगापंक्स और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स पर हमला कर देते हैं और इन सभी के बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है। लूफी रॉब लूची को आजाद कर देता है और एक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं इन सभी सेराफिम्स को हराने के लिए। इसके बाद एक बेसमेंट के अंदर हमें वेगापंक को देखते हैं, असली वाला वेगापंक जिसे यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। यहाँ पर CP5, 6, 7 और CP8 के एजेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि पिछले 2 महीनों से भूखे प्यासे यहाँ पर सड़ रहे हैं। और इनमें से एक एजेंट वेगापंक को बताता है कि जब ये सभी लोग एगहेड आइलैंड पर आए थे तो कुछ सी बीस्ट मॉन्स्टर्स ने इन पर हमला कर दिया और इन सभी को पकड़ लिया गया। और उसके बाद जो भी एजेंट्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे उन सभी का भी सेम हाल हुआ। ये सारी बातें सुनकर वेगापंक पैनिक कर जाता है क्योंकि इसे लगता है कि इसकी वॉइड सेंचुरी को रिसर्च करने की खबर कहीं से लीक होकर गवर्नमेंट के पास चली गई है, इसलिए सरकार इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। और यहाँ एल्बाफ आइलैंड के ऊपर शैंक्स और इसके सभी साथी एक छोटी सी बार में पार्टी कर रहे होते हैं। बार के अंदर मौजूद एक बच्चा शैंक्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे अपने क्रू में शामिल कर लो। ये इंसिडेंट बिल्कुल लूफी के जैसा ही होता है जब लूफी छोटा था और बचपन में कैसे शैंक्स के साथ जाने की जिद किया करता था। अरे बेवकूफ, मैं तेरे जैसे एक गरम दिमाग के लड़के को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, समझा कर। और तब इसके क्रू का एक मेंबर यहाँ पर आता है और इसे बताता है कि एक पायरेट का क्रू हम पर हमला कर रहा है और शैंक्स फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये इस आइलैंड को एक वॉर जोन बनने नहीं देगा। और इस एल्बाफ आइलैंड को आइलैंड ऑफ जायंट्स भी कहा जाता है और उस पायरेट के साथ फेस टू फेस मिलने के लिए चला जाता है। और शैंक्स अपने साथ टोरी और ब्रॉगी को भी अपने साथ लेकर जाता है। और जो पायरेट क्रू अभी शैंक्स के साथ पंगा लेने के लिए आया था वो कोई और नहीं बल्कि किड पायरेट्स होते हैं। क्या वो मुझसे अब भी लड़ना चाहता है क्या? या रोडोपोनिक्लिफ्स को पीछे छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहता है? और किड की शिप में किलर इससे कहता है कि भाई तुझे यहाँ पर सच में लड़ना है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम तो शैंक्स के पास पहुंचने से पहले ही तुमने अपने लेफ्ट हैंड को गवा दिया था। दरअसल जब लास्ट टाइम युस्तास किड जब शैंक्स के साथ लड़ने के लिए आया था तो बेन बैकमैन ने इसका लेफ्ट हैंड उड़ा दिया था, जिसका दर्द इसे आज तक महसूस होता है। किलर किड को एक बार दोबारा से बताता है कि अपना पक्का मन बना लो, क्योंकि अगर तुम इस बार हार जाते हो तो शायद इस बार वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। लेकिन किड कॉन्फिडेंट होता है कि शैंक्स को हरा सकता है। यहाँ पर लैब के अंदर लूफी और जोरो काकू और लूची के साथ मिलकर उन सेराफिम्स के साथ लड़ रहे होते हैं। इन सभी के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है और एक पॉइंट के बाद दोनों सेराफिम्स नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और तभी अगले ही सेकंड दोनों सेराफिम्स दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर लूची हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे है, हमने इन पर इतने सारे हमले किए पर लगता नहीं कि उसका कुछ खास फायदा हुआ है। और जोरो कहता है कि मुझे इनके पीछे की आग को देखकर किंग की याद आ रही है। क्या काइडो की फौज में भी एक लुनारियन था? ये लुनारियन वारियन मुझे नहीं पता, पर मैं जब एक बार उससे लड़ा था तो मैंने एक चीज को नोटिस किया, जब तक उसके पीछे की आग जल रही है उससे फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है, हम उसे बस तभी नुकसान पहुंचा सकते हैं जब उसकी आग बंद हो जाएगी। और शाका यहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले कहता है कि शायद मुझे एक जगह मालूम है जहाँ पर अभी वेगापंक हो सकते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इन दोनों को तुम लोग मिलकर संभाल लेना। और लैब के 3rd फ्लोर के ऊपर नामी, ब्रूक और एडिसन की टीम ऐसे शार्क से बचकर भाग रहे होते हैं। भागते हुए नामी एडिसन से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम चिंता मत करो, इस लैब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, यहाँ से भागने के बहुत सारे रास्ते हैं। तभी सेराफिम ऐसे शार्क अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करता है और अचानक से इनके सामने आ जाता है। एडिसन को एक जोरदार पंच मारता है और एडिसन बुरी तरह से घायल हो जाता है। ब्रूक ऐसे शार्क पर हमला कर देता है पर जिम्बे की सस्ती कॉपी इसे एक ऐसा धोबी पछाड़ देता है कि इसका सर इसके धड़ से अलग हो जाता है। अब नामी अकेली रह जाती है और इस पर हमला करने से कतराती है क्योंकि ये बिल्कुल जिम्बे के जैसा दिखता है और बहुत छोटा भी है। मैं इस पर हमला नहीं कर सकती। तभी ज़्यूस बाहर आ जाता है। नामी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, हम दोनों साथ में मिलकर इसे लड़ेंगी, वो जिम्बे नहीं है। और नामी ज़्यूस के साथ मिलकर इस सेराफिम पर हमला कर देती है। लाइटनिंग ब्लास्ट का यूज करती है और ज़्यूस इसे बहुत जोर का झटका देता है और सेराफिम नीचे गिर जाता है और ब्रूक को लगता है कि इसका काम तमाम हो चुका है। पर तभी ये दोबारा से खड़ा हो जाता है और नामी के सामने आ जाता है। ऐसे शार्क नामी को गले से पकड़ लेता है पर तभी सांजी इस पर एक जोरदार हमला कर देता है और नामी की जान बचा लेता है। यहाँ पर लिलिथ, पाइथागोरस, ऊसॉप, फ्रैंकी सेराफिम एस स्नेक के साथ लड़ रहे होते हैं। एस स्नेक इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी लिलिथ अपनी बबल गन का यूज करती है और इस पर फायर करती है पर इस बबल का कोई भी असर नहीं होता है और अपने हाथ से इसे दूर छिटक देती है। ये देखकर ऊसॉप हैरान हो जाता है, अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा। लेकिन तभी स्नेक नीचे जमीन पर गिर जाती है और लिलिथ कहने लगती है कि इस बबल के अंदर समुद्र की शक्ति है और इस गन से निकला हुआ बबल डेविल फ्रूट यूजर्स के ऊपर बिल्कुल वैसा ही असर करता है जैसा सी प्रिज्म स्टोन करता है। फ्रैंकी इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी एस स्नेक इस पर हमला कर देती है और इन सभी पर लेजर से हमला कर देती है। सब लोग इस हमले से बचने की कोशिश करते हैं पर सभी लोग इसके हमले की चपेट में आ ही जाते हैं। तभी फ्रैंकी उस बबल को पकड़ता है और एस स्नेक पर हमला कर देता है और स्नेक दोबारा से कमजोर होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। पर गिरने के बाद रोते हुए कहने लगती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर फ्रैंकी बेचारा नर्वस हो जाता है। मैंने माफ कर दी थी, रुक दे, तेने हुनी पार कर दा। और हमारे गब्बरू जवान के अच्छे दिल का फायदा उठा एस स्नेक इस बबल से बाहर आकर फ्रैंकी पर हमला कर देती है, परफ्यूम फेमोल, जिसकी वजह से फ्रैंकी आधा पत्थर का बन जाता है और तेरी भैन नू और ऊसॉप पर भी हमला कर देती है और इसके साथ साथ लिलिथ को भी पत्थर का बना देती है। यहाँ पर शाका अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी में असली वेगापंक को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है पर यहाँ पर इसे CP0 के एजेंट्स भी देखने को मिलते हैं और इन सभी के बीच इसे वेगापंक भी मिल जाता है। शाका वेगापंक को देख लेता है। वेगापंक सर, आप यहाँ पर हैं? अब की ये हालत कैसे हो गई? एक सेकंड रुकिए, मैं अभी आपको छुड़ाता हूँ। तुम यहाँ किसके साथ आए हो शाका? और तभी कोई अपनी बंदूक से शाका के सर में गोली मार देता है। शाका घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। वेगापंक देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ पर स्टसी और जिम्बे के ग्रुप में स्टसी सेंटा मारू को कांटेक्ट करके बताती है कि गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि वेगापंक यहाँ पर वॉइड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहा था और साथ ही साथ एगेर आइलैंड पर कुछ ऐसे हथियार मौजूद
मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने पहले तो CP0 को और अब एक बहुत बड़ी नेवी फ्लीट को एगहेड आइलैंड की तरफ भेज दिया है, ताकि इस पूरे आइलैंड को ही तबाह कर दें। जिसके बाद सेंटामारो यहाँ पर सभी सिटीजन्स को एगहेड आइलैंड के पूरी तरह से तबाह होने से पहले ही यहाँ से निकलने के लिए कहता है। और इन सभी शिप्स के बीच में हम किज़ारू को देखते हैं। अरे बबुआ, और कितना समय लगने वाला है? हाँ सर जी, हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। जाओ अपने वाइस एडमिरल से बोल दो कि मैं खाना खाऊंगा, भूख लगी है रे बाबा। और यहाँ पर सेंटामारो स्टसी से कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एक एडमिरल को भेज रही है, वो भी वेगापंक को मारने के लिए। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। और लैब के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर वेगापंक अभी कैद है, वो शख्स जिसने की अभी शाका को गोली मारी है, धीरे धीरे वेगापंक की तरफ आगे बढ़ता है। और लैब के 3rd फ्लोर पर ऊसॉप और लिलिथ पत्थर के बन चुके हैं। फ्रैंकी आधा पत्थर का बन चुका है, पर इसके बावजूद एस स्नेक को गालियां देता है। तो पोजाए बिगड़ी आई कुड़ी, तेरे लिए तो मेरा 2.5 किलो दा हाथी काफिया सनी देओ लाला बुक्का। पर एस स्नेक इसे इग्नोर करती है और पाइथागोरस की तरफ आगे बढ़ती है और इसे अपने पैरों से कुचलकर खत्म कर देती है। यहाँ पर रॉबिन, चॉपर और एटलस की टीम किसी तरह से बस आगे बढ़ती जा रही है और उड़ते हुए आपस में बात करते हैं। रॉबिन, मुझे बहुत सारे धमाके सुनाई दे रहे हैं। मैं जानती हूँ चॉपर, सभी सेराफिम्स तबाही मचा रहे हैं। मुझे लगता था कि सेराफिम्स हमारी साइड पर हैं। लगता है किसी ने उसके कमांड्स को ओवरराइड कर दिया है और वो जो भी है वो लैब के अंदर का ही आदमी है। अभी सभी लोग लड़ रहे हैं, इसलिए वेगापंक की लाइफ को सबसे ज्यादा खतरा है। रॉबिन, हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और एटलस बताती है कि यहाँ पर एक पुरानी बंद पड़ी हुई जगह है जहाँ पर कोई नहीं जाता है, शायद हमें उन्हें वहाँ पर ढूंढना चाहिए। जिसके बाद एटलस इन सभी को उस जगह की तरफ लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ सांची सेराफिम एस शार्क से कहता है, जिम्बे, मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे हराया जाए, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नामी को छूने भी नहीं दूंगा। नामी सुनिए सिर्फ मेरी है। रूकी सोलिस के शरीर से बाहर आ जाती है। नामी सान, मैं वेगापंक को ढूंढने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तभी एस शार्क अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके सीधा नामी पर हमला कर देता है और तभी सांची इसके पंच के सामने आ जाता है। छोटे जिम्बे। और यहाँ पर जोरो और एस हॉक आपस में लड़ रहे हैं और लूफी और एस बियर भी आपस में लड़ रहे हैं। जोरो और लूफी चाहकर भी एस बियर के पीछे की इस आग को बुझा नहीं पा रहे होते हैं और इनके हमलों का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि सेराफिम एस हॉक यहाँ से गायब हो चुका है। तभी लूची कहता है कि मुझे लगता है कि शायद एस हॉक अभी कमजोर वालों को पहले मारने गया है, क्योंकि पावरफुल ओपोनेंट्स को वो बाद में भी संभाल सकता है। और जोरो एस हॉक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लूफी, उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम एस बियर को रोको। एस बियर जोरो को रोकने की कोशिश करता है पर इसमें नाकामयाब रहता है, क्योंकि लूफी इसे रोक लेता है। इसके बाद लूफी काकू से कहता है, ओए उसप, तू भी जा भाई जोरो के साथ, वो छोटी बच्ची है, रास्ता भटक जाती है। साले, मैं उसप नहीं हूँ, बस मेरी नाक बड़ी है उसकी तरह, मेरा नौकर नहीं। इसके बाद हम 3 महीने पहले सेंट मेरी जॉइस में दिखते हैं। किसी ने एग हेड से एक कॉल किया था और बोलता है कि मुझे हायर अप से बात करनी है, यानी कि 5 एल्डर्स के साथ। और बताता है कि डॉक्टर वेगापंक वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। जिसके बाद CP5 को एग हेड की तरफ भेज दिया जाता है इस बात की पुष्टि करने के लिए। पर जब वो सभी लोग इन्वेस्टिगेशन करके लौट रहे थे, तब उनकी शिप अचानक से एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है और CP5 के गायब हुए शिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए CP7 और CP8 भी आते हैं, पर एग हेड आइलैंड से वापस नहीं जा पाते हैं। और वो इंसान दोबारा से एग हेड से कॉल लगाता है और इस बार 5 एल्डर्स के साथ बात करता है और एल्डर्स को यकीन हो जाता है कि वेगापंक इन्हें धोखा दे रहा है और वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा है। इसलिए फैसला लेते हैं कि लोग वेगापंक को मरवा देंगे, जिसके लिए इन लोगों ने CP0 को एग हेड आइलैंड में भेजा है। पर उन 5 एल्डर्स में से एक सेंट जगार्सिया सैटर्न ये फैसला करता है कि ये खुद पर्सनली एग हेड आइलैंड में जाएगा और साथ में किज़ारू भी। और इस सफर के दौरान आसपास की सभी नेवल ब्रांचेस से बैकअप्स को मंगवाया जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है। पर इनका प्लान तब बिगड़ जाता है जब इन्हें पता चलता है कि योंको लूफी की शिप भी एग हेड आइलैंड में पहुंच चुकी है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा जिसने अभी शाका की जान ली है वेगापंक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और गाइस, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वेगापंक नंबर 6 यॉक होती है। भाई साहब, ये गद्दारी कर भी निकली भाई। ये बच्ची वेगापंक से कहती है, टप्पो मारकर एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाऊंगी। यॉक, तुम मेरी जॉ में थी है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो किया वो सही था? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहिए? हाँ, शाका भी ऐसी ही बातें करता था। वैसे हम सभी लोग वेगापंक से, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पर क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में बस एक ही डॉक्टर वेगापंक काफी है? और यॉक ने ही उन 5 एल्डर्स को वेगापंक के बारे में बताया था। तुमने ये सब क्यों किया? मैंने आपको बताया ना बुड्ढी, मुझे एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनना है। और जब वेगापंक वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो ये देखकर यॉक को रियलाइज हो जाता है कि जब सरकार को इसके बारे में पता चलेगा तो पहले वेगापंक को तो मारेगी ही मारेगी, पर साथ ही साथ इसके सभी सैटेलाइट्स को भी मार देगी और आखिर में इसका नंबर भी आ ही जाएगा। इसलिए यॉर्क ने यहाँ पर वेगापंक की सभी करतूतों के बारे में गवर्नमेंट को पहले ही बता दिया था और इसने चुपके से सभी सेराफिम्स को ये ऑर्डर दिया कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि वो लोग सभी वेगापंक्स को खत्म कर देंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि गलती असली वेगापंक यानी कि स्टेला की है। इसलिए तुम सभी लोग मुझे, स्टेला और सभी हॉस्टेजेस को छोड़कर बाकी सभी की जान ले लो। मैंने फ्रंटेड डोम को बंद कर दिया है, इसलिए लैब ऑफ फेस से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। और जब तुम सभी लोग उन पर हमला कर दोगे और तुमसे पूछेंगे कि तुमने किसने ऑर्डर्स दिए थे, जो कि मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। इसलिए एस्निक, तुम मुझे पत्थर का बना देना उन सभी के सामने, और जब उनकी नजर मुझ पर से हट जाएगी तो मुझे वापस से ठीक कर देना। और सेराफिम्स इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी वजह से ये सभी सेराफिम्स भी लूफी और बाकी सभी पर हमला कर रहे हैं। और यहाँ फेब्रियो फेस के अंदर एगहेड के वासी एगहेड आइलैंड को छोड़कर जा रहे हैं और PX3 पूरे आइलैंड को अपनी कमांड में लेते जा रहे हैं। यहाँ पर एल्बाफ के अंदर किड अपने साथियों से कहता है, मेरे साथियों, क्या तुम सभी लोग तैयार हो? क्या तुम सभी का ओपोनेंट रेड हेड शैंक्स है, जो कि एक और योंको है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरा साथ दें, भले ही मेरा साथ देने का मतलब मौत ही क्यों ना हो। और शैंक्स के साथी पायरेट्स किड को घेर लेते हैं और सभी लोग इससे कहते हैं कि हम तुम्हें शैंक्स को छूने भी नहीं
देंगे किड। यहाँ पर शैंक्स किड की शिप के ऊपर चढ़ने के लिए जाता है और तभी इसके एलाई पार्टनर्स इसे रोकने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, आपको किड के साथ लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम उसे अकेले ही संभाल लेंगे। अरे अरे अरे, हमारा नाम बहुत ही बड़ा है और हमें उस नाम की हिफाजत करनी ही होगी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। हाँ, और ऐसा बोलकर शैंक्स शिप के ऊपर चढ़ जाता है। किड शैंक्स के साथ फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है क्योंकि इसने पहले ही 2 एम्परर्स यानी कि काइडो और बिग मॉम को हराकर भले ही इसने ये काम अकेले ना किया हो, खुद पर बहुत ही ज्यादा घमंड करने लगता है और शैंक्स के साथ ही इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं और बार बार शैंक्स को मना करते हैं कि इसके साथ मत लड़ो। ये देख कर किड को गुस्सा आ जाता है पर शैंक्स अपने सभी साथियों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। जिसके बाद शैंक्स की नजर किड की नई बाउंटी पर जाती है जो कि 3 बिलियन बेरी से हो चुकी है और शैंक्स अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके फ्यूचर का एक सीन देखता है जहाँ पर किड एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला परफॉर्म करता है और शैंक्स के एलाइज और इसकी शिप को पूरी तरह से तबाह कर देता है। शैंक्स किड के हमला करने से पहले ही इस चीज को प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये कितनी ज्यादा तबाही मचाने वाला है और शैंक्स डॉरी और ब्रॉगी को तैयार रहने के लिए कहता है और तुरंत अपनी शिप से पूरी ताकत से कूदकर दूसरी शिप के ऊपर जाकर चढ़ जाता है और ऐसे ही शिप्स पर कूदते हुए किड की शिप के पास पहुंच जाता है और इससे पहले कि किड अपना वार करता शैंक्स कामासुरी का यूज कर देता है और भाई साहब वो सीन गाइस देखने लायक होता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, आप एक बार खुद चेक कीजिए। इस डिवाइन डिपार्चर हमले से किड और किलर बेहोश हो जाते हैं और इनकी हालत खराब हो जाती है जिसके बाद किड के बचे हुए क्रूमेट्स शैंक्स के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे कैप्टन को मत मारिए, हम सभी लोग सरेंडर कर रहे हैं और बदले में आप हमारी रोड पॉनिग्लिफ्स की कॉपीज को रख सकते हो। शैंक्स इसके लिए मान जाता है। तभी शैंक्स की शिप भी यहाँ पर आ जाती है और इन रोड पॉनिग्लिफ्स को लेकर अपनी शिप के ऊपर चढ़ जाता है और हम देखते हैं कि डॉरी और ब्रॉगी भी हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। छोटे इंसानों, जब तुम किसी के घर के ऊपर गन तानते हो तो तुम्हें भी हमला झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और डॉरी और ब्रॉगी मिलकर किड की शिप के 2 टुकड़े कर देते हैं और उसी दिन किड पायरेट्स और यूस्टस किड का अंत हो जाता है और ये सभी लोग समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हाचिनोसो आइलैंड पर यानी कि ब्लैक बियर्ड के आइलैंड पर। यहाँ पर हम लोग पिरोना को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मास्टर गैको मोरिया को ढूंढते हुए आई हुई है और यहाँ पर इसकी नजर कोबी पर जाती है जो कि एक सेल के अंदर कैद होता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मैं तुम्हें आजाद करवा सकती हूँ पर बदले में तुम्हें मेरे मास्टर गैको मोरिया को आजाद करवाने में मेरी हेल्प करनी होगी, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? कोबी इसके लिए मान जाता है क्योंकि इसके पास कोई और चारा नहीं होता है। पूरे आइलैंड पर ये खबर फैल जाती है कि कोबी फरार हो चुका है और आइलैंड पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि सबसे पहले कोबी को कौन पकड़ेगा और सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि इसको पकड़ने पर कितने पैसे दिए जाएंगे। और हम कोबी के बाउंटी पोस्टर को देखते हैं, इसके ऊपर एक 5 स्टार रेटिंग लग चुकी है जिसका मतलब है कि जो कोई भी कोबी को पकड़ेगा उसे 500 मिलियन बेरीज का इनाम दिया जाएगा और हर एक इंसान कोबी को ढूंढना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम कोबी को देखते हैं, ये जेल से अकेला नहीं भागा था, अपने साथ सभी कैदियों को लेकर भागा था, सभी लोगों को आजाद कर देता है। जिसके बाद कोबी इन सभी पायरेट्स को अपने पीछे डिस्ट्रैक्ट करके बाकी सभी लोगों को यहाँ से भागने का एक मौका देता है। और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में ब्लैक बियर्ड के कमांडर शिरियो ऑफ द रेन और करप्ट किंग एल्वो पिजारो के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है। शिरियो पिजारो से कहता है कि तुम्हारे पास तो आइलैंड फ्रूट की ताकत है ना, जिसका यूज करके तुम पूरे आइलैंड पर कब्जा कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर कोबी और बाकी सभी को भागने क्यों दे रहे हो? और पिजारो कहता है कि जब भी मैं अपनी ताकतों का यूज करता हूँ तो इस आइलैंड पर कुछ न कुछ टूट जाता है। तभी वास्को शॉर्ट भी मीटिंग में आ जाता है और बोलता है कि उन सभी को मैं पकड़ूंगा, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं पूरे आइलैंड पर आग लगा दूंगा ताकि उनके पास भागने के लिए कोई जगह ही न बचे। पर पिजारो कहता है कि ये बकवास आइडिया है और मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। और हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर कोबी ब्लैक बियर्ड के सामने बैठा होता है और ब्लैक बियर्ड इसे किडनैप करने की वजह के बारे में कोबी को बताता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस आइलैंड को मान्यता दे एक देश के रूप में, इसके लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला हूँ कभी एक बार्गेन चिप के रूप में। कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं स्वॉर्ड का मेंबर हूँ, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें मेरे बदले कुछ नहीं देने वाली। ब्लैक बियर्ड तभी आओकीची ब्लैक बियर्ड को बताता है कि हमें इसके बदले कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये एक नेवी सोल्जर है भी और नहीं भी। दरअसल स्वॉर्ड की टीम एक स्पेशल टीम है जिसे की नेवी की तरफ से पूरी छूट मिल रखी है और वो लोग बिना किसी परमिशन के सभी योंकोस के साथ लड़ सकते हैं। इन्हें कुछ भी करने के लिए नेवी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, पर इन सभी के बदले नेवी ने इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए मना कर दिया है, जिसका मतलब है कि कल को अगर इनमें से कोई मर गया या पकड़ा गया तो नेवी इन्हें तुरंत ही नौकरी से निकाल देगी और ये एक्सेप्ट करने से भी मना कर देगी कि ये नेवी का एक पार्ट था। मुझे स्वॉर्ड वर्ड से कोई मतलब नहीं, लोग तुम्हें कोबी द हीरो कहते हैं, तुम दुनिया के सामने एक हीरो हो और वर्ल्ड गवर्नमेंट में तुम्हारा स्टेटस भी काफी ऊपर आता है, इसलिए मैं तुम्हारा यूज जरूर करूंगा। इसी वजह से इसने कोबी को यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ था। प्रेजेंट में कोबी उन सभी पायरेट्स से बचते हुए भाग रहा होता है। तभी देखता है कि आइलैंड के दूसरे हिस्से में कुछ नेवी ऑफिसर्स ने यहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया है और कुछ पायरेट्स नोटिस करते हैं कि यहाँ की सभी बिल्डिंग्स अपने आप ही मूव हो रही हैं। ये काम दरअसल कोजाको का होता है जो कि अपने डेविल फ्रूट मोची मोची नोमी का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को कमांड करके उसे मूव कर सकती है। और वाइस एडमिरल सुरु की पोती भी है। यहाँ पर कोबी को चारों तरफ से पायरेट्स घेर लेते हैं और जब इस पर अपनी गोलियों से हमला कर देते हैं, बंदूक से निकली हुई गोलियां फूलों में कन्वर्ट हो जाती है। ये काम ही बारी का होता है जो कि एक और स्वॉर्ड की मेंबर है और कोबी को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। इसे देखकर कोबी हैरान रह जाता है। कोबी सान, मैंने उनकी बंदूकों को बेकार कर दिया, जल्दी से भागकर मेरे पास आ जाइए, हमें यहाँ से निकलना होगा। और इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि ये लड़की कोबी से प्यार करती है गुलू गुलू, पर हमारे अल्फा सिग्मा मेल कोबी को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तभी हम प्रिंस ग्रूस को देखते हैं जो कि एक और स्वॉर्ड का मेंबर है और इस प्रिंस ग्रूस ने गुनियो गुनियो नोमी डेविल फ्रूट खा रखा है जिसका यूज करके यहाँ पर कुछ क्ले गोलम्स को क्रिएट करता है। प्रिंस ग्रूस कहता है कि हमने इस आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया
लिया है और हम देखते हैं कि गुजाको ने बिल्डिंग्स को मूव करके उन सभी पायरेट्स को बिल्डिंग के अंदर घेर लिया है ताकि ये लोग यहाँ से भाग ना सके। और इन सारी चीजों की खबर ताशिगी को दे देता है और ताशिगी गार्प को बताती है, दादू जी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और हमारे गार्प अंकल जी एक जोरदार मुक्का मार के शिप को आसमान की तरफ उड़ा देते हैं और गार्प चिल्लाते हुए कहता है, सालो तुम लोगों को पता भी है क्या? तुम लोगों ने किसको पकड़ कर रखा है? तुम लोगों ने जिसको पकड़ के रखा है वो सिर्फ नेवी का फ्यूचर नहीं बल्कि मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट भी है। सभी लोग इस जहाज को देखकर हैरान रह जाते हैं और जब कोबी की नजर गार्प पड़ जाती है तो रोने लगता है। वाइस एडमिरल गार्प, मैं इस लायक नहीं हूँ। गार्प एक हमला करता है जिसका नाम है गैलेक्सी इम्पैक्ट। ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है गाइस। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आप इसे खुद चेक कीजिए। अब गार्प और इसका जहाज दोनों नीचे आने लगते हैं। गार्प नीचे लैंड करता है और गार्प की शिप को ग्रूस सही सलामत लैंड करवा देता है। जमीन पर उतरने के बाद जब गार्प अपने आसपास देखता है, लगता है अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझ में वो वाली बात नहीं रही, बिल्कुल हनी सिंह जैसा हो गया हूँ। पर इसने एक सिंगल वार से ही पूरे टाउन का खात्मा कर दिया है। तभी वो पायरेट से दोबारा से खड़े हो जाते हैं और गार्प की शिप के ऊपर जो नेवी सोल्जर्स थे ये सभी लोग भी बंदूकें लेकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद कोबी और हिबारी भागकर शिप की तरफ आने लगते हैं। इन्हें जिंदा और सही सलामत देखकर सभी नेवी ऑफिसर्स खुश हो जाते हैं। एल रोने लग जाता है और कोबी इन सभी को देखकर हैरान हो जाता है कि वो लोग जो कि स्वॉर्ड के मेंबर्स नहीं थे, ये सभी लोग भी कोबी को यहाँ पर बचाने आए हैं। सभी लोग इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन तभी हिबारी जो कि कोबी के पीछे आ रही थी, कुजान यहाँ पर आकर इसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। ये देखकर सभी नेवी ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। कुजान, ये क्या कर रहे हो तुम? हिबारी को अभी के अभी अनफ्रीज करो। 2 साल पहले कुजान और अकाइनो के बीच में जो फाइट हुई थी उसके बाद से कुजान ने नेवी को छोड़ दिया और इसके कुछ महीने बाद एक बार के अंदर इसकी मुलाकात ब्लैक बियर्ड से हो जाती है, जिनसे लड़ते हुए कुजान ब्लैक बियर्ड के आधे क्रू को फ्रीज कर देता है और ब्लैक बियर्ड खुद कुजान के साथ लड़ने का फैसला करता है। दोनों का दिमाग खराब हो जाता है और एक दूसरे पर हमला करने ही वाले होते हैं। ये तभी 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि दारू पीने के बाद ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। क्या है भैया? और अकाइनो कुजान ने ब्लैक बियर्ड के सभी साथियों को अनफ्रीज कर दिया है। मस्त मीट पाड़ा जा रहा है, दारू शारू चल रही है, करनौजला के गाने चल रहे हैं और ब्लैक बियर्ड कुजान से पूछता है, तो बताओ ना, बस अकाइनो के बच्चे ने तुम्हें क्या कहा था? कुजान कहता है कि अकाइनो ने मुझ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था जिसकी वजह से मुझे अपनी एक टांग गंवानी पड़ी और अब मैं लंगड़ा हो चुका हूँ। तभी पिजारो कुजान से पूछता है कि तुमने अपने पैर के बदले में अकाइनो के साथ क्या डील करी? कुजान बोलता है कि मैंने उसे जख्मों से कवर कर दिया। जिसके बाद ये लोग कुजान से उस व्यक्ति के बारे में पूछने लगते हैं जिसकी बॉडी में फ्लेम्स के निशान है और ब्लैक बियर्ड बताता है कि काइडो और बिग मॉम के पास एक रोड पॉनिग्लिफ था पर बाकी के रोड पॉनिग्लिफ्स की लोकेशन इन्हें इस वक्त नहीं मालूम है। पर उनमें से एक व्यक्ति जिसकी बॉडी के ऊपर फ्लेम्स के निशान है उसके पास मौजूद है, जो कि एक पिच ब्लैक शिप में ट्रैवल करता है और उसके पास ऐसी ताकतें हैं कि जो भी उसके पास जाता है उसे समुद्र के अंदर डुबा देता है। शिरियो बताता है कि वो इंसान गवर्नमेंट का ही कोई साथी है जिसे कि सरकार ने ऑर्डर दिया है उस लास्ट पॉनिग्लिफ की रक्षा करने का ताकि कोई भी वन पीस को ना ढूंढ पाए। और कुजान आगे बताता है कि पॉनिग्लिफ्स के साथ मेरी कुछ कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं। आखिरी बार ओहारा में पॉनिग्लिफ के चक्कर में मेरा एक दोस्त मारा गया था और मुझे एक लड़की मिली थी जिसकी किस्मत सिर्फ मेरे हाथों में थी। तभी एक बंदा ब्लैक बियर्ड से चुपके से कहता है कि हमें उसकी ताकत को चुरा लेना चाहिए। इस बात को कुजान सुन लेता है और गुस्से से सभी को यहाँ पर जमा देता है और ब्लैक बियर्ड और इसके क्रू के साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम दूसरों से उनके डेविल फ्रूट की ताकत को छीन सकते हो पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। अरे मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरे साथी ने जो बकवास की है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी ताकतें छीनने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथी बन जाओ। मैंने सुना है कि तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मेरे साथी बन जाओ, मेरे झंडे के नीचे लड़ो। पर कुजान कहता है कि मैं तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। कुजान, तुम्हें क्या लगता है पायरेट्स का ग्रुप क्या है? हाँ, हम सभी का एक ही मकसद है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर कुजान गार को बताता है कि ये ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का 10th डिवीजन का कमांडर बन चुका है। चुप करो, चुपचाप अपनी नेवी वाली ड्रेस पहनो और वापस ड्यूटी पर चलो। पर कुजान साफ साफ मना कर देता है कि अब मैं कोई नेवी का ऑफिसर नहीं रहा हूँ और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक टीचर और एक स्टूडेंट की फाइट होनी शुरू हो जाती है। कुजान आइस बॉल का यूज करता है, गार्प बर्फ में जम जाते हैं और कुजान एक बर्फ का टुकड़ा गार्प पर फेंकने ही वाला होता है कि तभी गार्प अपनी पावर्स का यूज करके उस बर्फ से बाहर आ जाते हैं और हवा में उड़ रहे उन बर्फ के टुकड़ों पर एक पंच मार के कुजान की तरफ फेंक देते हैं। कुजान इसके हमलों से बचने की कोशिश करता है और आइस बॉल का यूज करता है और तभी गार्प अचानक से कुजान के ठीक सामने आ जाते हैं और हवा में ही कुजान को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद गार्प अपना एक हमला परफॉर्म करता है जिसका नाम है ब्लू होल। तेजी से इसे जमीन की तरफ फेंक देता है पर इससे पहले कि कुजान नीचे जमीन से टकरा जाता अपने नीचे ढेर सारी बर्फ को जमा लेता है जिसकी वजह से ये जमीन से टकराने के बावजूद भी बच जाता है। लेकिन ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि जमीन तोड़कर जमीन के अंदर एक होल में जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ विनर आइलैंड के ऊपर ब्लैक बियर्ड और ट्रैफलगर लॉ के बीच में जो फाइट हो रही थी उसका विनर है ब्लैक बियर्ड। लॉ की हालत खराब हो चुकी है, इसकी शिप टूट चुकी है और इसके सारे क्रू मेंबर्स भी घायल हो चुके हैं। अब लॉ को हराने के बाद ब्लैक बियर्ड सोचता है कि या तो ये इसके ओपी फ्रूट की ताकत को हासिल कर सकता है या फिर इसके डेविल फ्रूट को किसी और को बेच भी सकता है या फिर ये लॉ से सर्जरी करवा के खुद एक इमोर्टल बन सकता है। और जिन 100 पायरेट्स का तुमने दिल बाहर निकाल दिया था वो सभी लोग इस वक्त मेरे आइलैंड पर मौजूद हैं। तुम्हारी ताकतों का यूज करके जब मैं सभी को उनका दिल लौटा दूंगा तो सभी लोग खुशी से पागल ही हो जाएंगे। और बेपो चॉपर के द्वारा वानों में दी गई एक सीक्रेट मेडिसिन को खा लेता है और जब ब्लैक बियर्ड अपने फाइनल अटैक को लॉ पर करने जा ही रहा होता है तभी बेपो अपने सूलोंग फॉर्म में आ जाता है।
मेरे कैप्टन से दूर हो जाओ। बैपो ब्लैक बियर्ड और इसके साथियों पर हमला कर देता है। सभी लोग इसके हमले की चपेट में आ जाते हैं और बहुत दूर जाकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और एक बड़ा सा पहाड़ भी इनके ऊपर फेंक देता है। ब्लैक बियर्ड का एक मेंबर बैपो पर हमला करने की कोशिश तो करता है, पर बैपो इसे घायल कर देता है और तब इसकी शूलंग फॉर्म भी खत्म हो जाती है और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक बियर्ड इस पर हमला कर पाता, बैपो लॉ को उठाता है और समुद्र के रास्ते यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। जीसस बर्गेस समुद्र में पत्थर फेंक कर इसको रोकने की कोशिश करता है, पर इसे नहीं रोक पाते हैं और बैपो लॉ को लेकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लॉ की हालत खराब होती है, लेकिन फिर भी अपने क्रू मेंबर्स को याद करता है। हार्ट पायरेट्स बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे समुद्र में डूब रहे थे। मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। पर बैपो कहता है कि आप हमारे क्रू की चिंता मत कीजिए लॉ, अभी इस वक्त आपका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैं मेरे क्रू को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे उनकी मदद करनी होगी। पर बैपो लॉ को लेकर यहाँ से निकल जाता है और हार्ट पायरेट जिनका कैप्टन ट्रैफलगर लॉ था, लॉ बुरी तरह से ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के हाथों डिफीट हो जाता है। और इसी के साथ इस सीरीज का 174th पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी और वन पीस के खत्म होने के बाद आपको अगली सीरीज कौन से एनिमे पर चाहिए, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो गाइज आगे के एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।